हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सेशन में हम लोग 4 सितंबर को जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसका जो इवनिंग शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, उसका जो पेपर के क्वेश्चंस है उनका यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और आपका जो ग्राफ है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ वर्सेस ग्राफ उन्होंने कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है। अच्छा, अगर रिलेशन अपन देखना चाहें फोटोलिटिक एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में, सो वी नो E into Vs is h nu minus phi. That's our basic relation. We'll write this nu as c upon lambda और यहाँ से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए लिख सकते हैं h c by E times of 1/λ minus phi. अब यहाँ पे आपका ये जो ग्राफ है ना, इसमें आपका 1/λ वेरिएबल है, डेफिनेटली इसकी वैल्यूज आप चेंज करेंगे, बट जो यहाँ पे स्लोप अगर हम थीटा की बात करें तो आपका जो स्लोप होगा tan थीटा, उसका वैल्यू यहाँ से अगर देखो, बेसिकली दिस इज सिमिलर टू y इक्वल्स टू mx प्लस c, सो hc by e हमारा स्लोप है। अब वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में उन्होंने जो इंटेंसिटी है आपकी, वो इंटेंसिटी उन्होंने बढ़ाया। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ सकता है, बट यहाँ पे जो मैंने तीन वैल्यू लिखा हुआ ना एच सी और ई, वो तीनों कांस्टेंट ही रहेगा, तो मतलब स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा और वर्क फंक्शन में डेफिनेटली कोई चेंज नहीं आएगा। आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे उससे सरफेस के वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ना ही हमारी स्लोप चेंज होगी ना ही हमारा इंटरसेप्ट। दैट मीन ये जो हमारा स्लोप है या ग्राफ है वो सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम, नो चेंज। ग्राफ में हमारे कोई चेंज नहीं आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें मैथ्स कॉलम में बेसिकली हमें डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन, हीट गिवन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ मैच करना है। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वी नो फॉर श्योर कि डेल्टा क्यू कितना होता है, 0। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले का हमें ऑप्शन मैच करना होगा, सो दैट विल बी डी। नाउ आवर सेकंड प्रोसेस इज आइसोथर्मल, एंड फॉर आइसोथर्मल वी नो कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, एंड इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट मींस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम का वो 0 रहेगा। सेम वे में फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमें इतना श्योर है कि जो वर्क डन रहता है वो कितना आता है, 0, बिकॉज सिस्टम का ओवरऑल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एंड द लास्ट इज आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक में इनमें से कौन सा चीज 0 रहता है, वो शॉर्ट नहीं है, वो 0 हो भी सकता है, वो नॉन 0 भी हो सकता है। तो अगर हम बेस्ट पॉसिबल आंसर बोल रहे हैं, सो विल से डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा क्यू all can be non-zero in this particular process। तीनों non-zero हो सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो हमारे हर एक प्रोसेस के लिए कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा नॉन-0 होगा, ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में उन्होंने जो सेटअप हमें दिया, मैं पहले उसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास 3 इनपुट सेट है, ए, बी और सी, और उनको हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। दोनों इनपुट यहाँ पे आपके ये, इसमें दोनों इनपुट आपके बी है और यहाँ पे दोनों जो इनपुट है वो आपके सी हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सेटअप है ना, ये हमारा बिहेव करेगा एक नॉट गेट की तरह। दैट मीन्स इसका जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी नॉट, दिस विल बी बी नॉट एंड दिस इज सी नॉट। फिर ये तीनों आपने इनपुट लिया यहाँ पे, और ओवरऑल मैं बोलूंगा ये जो y होगा हमारा, ये इसके जो इनपुट्स है उनका नॉट होगा। सो ओवरऑल आई विल राइट y एज दिस, और यहाँ से हमें ओवरऑल जो y मिलेगा दैट विल बी a डॉट b डॉट c। सो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस होल सेटअप, द होल सेटअप बिहेव्स लाइक एंड गेट, और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने ये बोला कि एक सैटेलाइट है, वो एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है,
और उस ऑर्बिट की रेडियस उन्होंने r बोल दिया। तो ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ना, ऑर्बिट वेलोसिटी, वो हमें पता है वो होता है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। वो हम कैलकुलेट करते हैं वही ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r वहां से। और जो एस्केप वेलोसिटी हमें पता है किसी भी ऑर्बिट जिसकी रेडियस r होता है, एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें मिलता है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे वो हमसे रेशियो ही पूछ रहे हैं, ऑर्बिट वेलोसिटी अपॉन एस्केप वेलोसिटी। सो विल डू दिस अपॉन दिस, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। और यहाँ से हमें जो हमारा आंसर मिलेगा दैट इज 1 अपॉन रूट 2, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर उन्होंने हमें ये बोला कि आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस का C नॉट है, और आपने इसको V नॉट पोटेंशियल तक चार्ज किया। उसकी वजह से मैंने बोला सपोज इस पे चार्ज आ गया Q नॉट, तो Q नॉट की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो C नॉट इंटू V नॉट। अब आपने इस चार्ज कैपेसिटर को क्या किया, C नॉट कैपेसिटर को हमने एक दूसरे कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस जो है वो आपका C नॉट अपॉन 2 है, इससे कनेक्ट कर दिया। चार्ज था इनिशियली, इस पे चार्ज Q नॉट था और इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करेंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और फाइनली मैंने बोला सपोज इस पे चार्ज आया Q1 और इस पे चार्ज आ गया Q2। पहली चीज, अगर आप इस कैपेसिटर की ये प्लेट और ये प्लेट पे देखें तो इनिशियली इस पे Q नॉट था, इस पे 0 था, और इन दोनों प्लेट का और किसी से कुछ कनेक्शन नहीं, तो टोटल चार्ज Q नॉट ही रहेगा। अब इस पे Q1 और इस पे Q2 है, तो आप बोलेंगे Q1 प्लस Q2 है, वो किसके बराबर है, Q नॉट के। ऑल्सो दोनों पैरेलल में है, सो Q1 अपॉन C नॉट इक्वल्स टू Q2 अपॉन C नॉट अपॉन 2, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से अगर आप देखो, पहली बात आपको मिलेगा Q1 इज ट्वाइस ऑफ Q2, Q1 is twice of Q2 and Q1 plus Q2 is Q naught। यहाँ से आप Q1 Q2 की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दोगे, Q1 will be 2 Q naught by 3 and your Q2 will be Q naught upon 3। तो हमें फाइनली दोनों पे चार्ज पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया लॉस, तो हमारे को ये पता है कि इनिशियली जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो आप कितना लिख सकते हो, हाफ C नॉट इंटू V नॉट का होल स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड एनर्जी और लिख रहा हूँ, सो दोनों में स्टोर्ड एनर्जी रहेगा, तो देखो हाफ C नॉट और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आप लिख लोगे Q1 अपॉन C नॉट। Q1 की वैल्यू ये रहा, Q1 को आप C नॉट से डिवाइड करेंगे और Q नॉट की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो C नॉट V नॉट। C नॉट से C नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आपको मिलेगा 2V नॉट बाई 3। तो इतनी एनर्जी इसमें स्टोर है, इसमें भी एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें सेम ही है, सो मैं लिख रहा हूँ हाफ इंटू C नॉट बाई 2 इंटू 2V नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पे आपको मिलेगा 4V नॉट स्क्वायर बाई 9, यहाँ पे भी मिलेगा 4V नॉट स्क्वायर बाई 9। ओवरऑल इसमें सब कुछ कॉमन है, C नॉट प्लस C नॉट बाई 2 को आप लिख लेंगे हाफ ऐसे ही, C नॉट और ये C नॉट बाई 2 आपका हो गया 3 C नॉट बाई 2 इंटू आपको मिलेगा 4 बाई 9 V नॉट स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल ये वैल्यू मिलेगा 1 बाई 3 C नॉट V नॉट स्क्वायर। सो हमारी फाइनल स्टोर एनर्जी इतना है, इनिशियल स्टोर एनर्जी इतना था। अब मेरे को लॉस फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही करेंगे, लॉस अगर आपको निकालना हो तो इनिशियल स्टोर एनर्जी में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि फाइनली थोड़ा कम स्टोर हुआ है, मतलब कुछ पार्ट क्या हो गया लॉस, तो हमें सिर्फ इनका डिफरेंस लेना होगा। सो वी हैव हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इनिशियली, फाइनली वी हैव 1 बाई 3 C नॉट V नॉट स्क्वायर, और 1/2 दिस विल गिव यू 1 अपॉन 6 C नॉट V नॉट स्क्वायर। ये आपका लॉस हो गया। सो यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का कि ओवरऑल इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी का हमें लॉस हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये बोला कि आपके पास एक क्यूब है, और इस क्यूब को हमने एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उन्होंने दे दिया। उस प्रेशर का वैल्यू लोग बोल रहे हैं कि प्रेशर का जो वैल्यू है दैट इज 4 गीगा पास्कल, दैट इज 4 into 10⁻⁹ पास्कल्स। और इसकी वजह से ओवरऑल ये जो क्यूब है ना, इसकी अगर मैं साइड ए बोल रहा तो इस साइड में चेंज आएगा, वो परसेंटेज चेंज ही वो हमसे पूछ रहे हैं ओवरऑल कि इस क्यूब की जो साइड है इसमें कितना परसेंट चेंज आया है। सो हम लोग बल्क मॉडुलस का रिलेशन हमें पता है, as बल्क मॉडुलस इज माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको यहाँ पे अटैच कर लूंगा, ओवरऑल उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ से सबसे पहले वॉल्यूम में चेंज निकाल रहा, फ्रैक्शनल मतलब परसेंटेज चेंज, तो उसकी जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी प्रेशर कितना हमने like a 4 into 10⁻⁹ upon bulk modulus, and the value of bulk modulus in the question is 8 into 10⁻10 into 100%.
दैट्स 2 10 और ये आपको मिलेगा 5%। सो यहाँ से हमें जो वॉल्यूम है ना उसमें परसेंटेज चेंज पता चल गया, दैट इज 5%। अब जो क्यूब होता है उसका जो वॉल्यूम है वो साइड से कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, इनफैक्ट प्रोपोर्शनली हम इक्वालिटी बोलते हैं, v इज a क्यूब। सो यहाँ से डेल्टा v बाई v in percentage it will be equals to 3 times of delta a by a in percentage, that's a not q। तो यहाँ से आपको जो delta a by a है percentage change that will be 5 by 3, that's approximately 1.67%, and this is our final answer। so बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, प्रेशर अप्लाई हुआ, एक्सेस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज मतलब साइड में चेंज। तो हमने पहले वॉल्यूम में चेंज कैलकुलेट किया एंड देन वी गॉट टू नो द वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज इन साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है, आपने इसको रिलीज किया, मतलब ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे ही था, और आपने इसको एक ऐसे फील्ड में रिलीज किया जिस फील्ड का वेरिएशन उन्होंने आपको दिया हुआ है E इक्वल्स टू E0 into 1 minus AX स्क्वायर। कुछ ऐसा वेरिएशन है फील्ड का पोजीशन x के साथ, और वो फिर हमसे ही पूछ रहे हैं कि वो पोजीशन बताओ जिसपे आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वापस से जीरो हो जाए। तो आई एम जस्ट सेइंग कि लेट एट पोजीशन x पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। सपोज पोजीशन x पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, so we'll use work energy theorem that work done by the force is equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy, and we started from x equals to 0, so initial kinetic energy 0 था, final kinetic energy भी 0 ही था, so हमारा total work done भी 0 होना चाहिए। work done को मैं लिख रहा हूँ, आपका फील्ड वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल है, तो मैंने पहले फोर्स लिखा Q into E और बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें हमारा देगा वर्क डन, और इसकी वैल्यू हमें कितनी करनी है 0, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to x। सो वैल्यूज पुट करें, क्यू ई था E0 भी कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं हम, हमें मिलेगा 1 माइनस ax स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to x इक्वल्स टू 0। आप q इंटू E0 को तो डिवाइड करके 0 वैसे भी गायब हो जाएगा, इंटीग्रेट आप करेंगे सो आपको मिलेगा x माइनस ax क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक रूट तो x इक्वल्स टू 0 आएगा, बट x इक्वल्स टू 0 पे तो बॉडी पहले से ही रेस्ट पे था, ये हमें पता है, तो वो रूट तो एलिमिनेट हो गया, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 माइनस ax स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो आपको जो x का वैल्यू मिलेगा ना यहाँ से, दैट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन a, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये दो पोजीशंस आएंगी जिन पे जो आपका पार्टिकल है वो वापस से रेस्ट पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें पहले तो क्या दिया है, मैं बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा कि हमारे पास दो क्रॉस सेक्शनल ट्यूब है, ये आपस में एक वॉल्व से कनेक्टेड है, और दोनों तरह की जो दोनों साइड की जो ट्यूब है वो आइडेंटिकल है, मतलब इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैं ए बोल रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है इनका वो दोनों का सेम है। और हमने क्या किया, इस साइड एक लिक्विड फिल किया जिसकी हाइट x1 है, और इस तरफ सेम लिक्विड आपने फिलअप किया है, और ये जो हाइट है ये x2 है, डेंसिटी रो है आपकी। और अब आपने क्या किया, आपने ये वॉल खोल दिया। जैसे ही आपने ये वॉल खोला ना, फाइनली ये जो दोनों साइड हुआ ना, दोनों जो ट्यूब्स हुआ, आपने ओपन कर दिया जब वॉल, सो फाइनली इनमें जो हाइट रहेगा ना पानी की, वो हमारा जो लिक्विड है वो सेम हो जाएगी। मैंने बोला इसमें हाइट L है तो इसमें भी हाइट कितनी है L। तो पहली चीज तो आप ये बता सकते हो कि जैसे आपने वॉल ओपन किया, प्रेशर में डिफरेंस था, तो इधर से इधर लिक्विड फ्लो करेगा, और फाइनली जो लेंथ आएगी लिक्विड की दोनों कॉलम में वो सेम आएगी। सो यहाँ पे देखो टोटल लेंथ कितनी है लिक्विड की 2L, और वो है x1 प्लस x2, तो टोटल लेंथ तो सेम ही रहेगा बिकॉज एरिया आपका सेम है। यहाँ से आप ये बता सकते हो कि फाइनली दोनों ट्यूब्स में जो लेंथ होगा वो कितना रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब मैं इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने हमसे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस बॉडी का मैं मास लिख रहा हूँ, इसका पूरा मास हम इसके सेंटर पे मानेंगे, जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी हो गई, x1 अपॉन 2। सो मास हो गया रो a इंटू x1, a इंटू x1 आपका वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ये मास हो गया, mg, और आपकी जो हाइट है वो कितनी है, x1 अपॉन 2। सिमिलरली इसका अगर लिखना चाहो तो मास हो गया रो a इंटू x2, g, और इसकी हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की x2 बाई 2, सो x2 बाई 2। सो ये mgh हमने दोनों का लिख लिया। यहाँ से इसको आप थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यू कैन राइट दिस एज रो a g
इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें लिखना हो तो मैं एक तरफ का लिख रहा हूँ, दूसरे वाले का सेम होगा तो मैं 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ इसका। अगर आप लिखना चाहो रो ए हाइट है एल की वैल्यू कितनी है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये तो हमारा मास हुआ इंटू जी, और जो हाइट होगी जिस पे हो ये होगा तो सेंटर मास L बाई 2 पे होगा, L ये है इसका बाई 2, तो ये मिलेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो थोड़ा कर सकते हो, इस 2 से तो ये 2 का फैक्टर कैंसिल आउट कर दो और ये आपको मिलेगा रो ए जी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। अब मेरे को अगर लॉस निकालना है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो मैं लिखूंगा इनिशियल माइनस फाइनल, सो विल हैव दिस माइनस दिस, रो ए जी वाला फैक्टर तो कॉमन है दोनों में, तो वो मैं कॉमन ही लिख देता हूं एक बार के लिए। हमें यहां से मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 होल डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे देखो एलसीएम आप लोगे 4, इधर आएगा 2 का फैक्टर 2x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर में से ये चीज सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें ओवरऑल डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, जिसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सो ओवरऑल जो हमें फाइनल हमारा आंसर मिलेगा ना लॉस का, दैट विल बी रो ए जी, यहाँ पे x1 माइनस x2 का हो गया होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था 4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वेरिएशन उन्होंने दिया E नॉट I प्लस J इंटू साइन ऑफ K इंटू Z माइनस ओमेगा टी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से मैं ये बोलूंगा कि हमारी जो वेव है वो ट्रैवल कर रहा है आपका Z डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, तो हमारी जो वेव की जो स्पीड है ना C, इसका डायरेक्शन मैं बोल रहा हूँ K कैप होगा। अब हमें फील्ड का एक्सप्रेशन उन्होंने पूछा है, तो हमें ये चेक करना होगा बस सारे ऑप्शन में कि जो E क्रॉस B है वो ओवरऑल पैरेलल आ जाए आपके C के। दैट मीन्स आप फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो C हमें पता है कि कौन सी तरफ है, K कैप की तरफ है, तो E क्रॉस B भी हमें K कैप की तरफ मिलना चाहिए। और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन था जिसमें जो आंसर उन्होंने दिया था दैट B इज B नॉट इंटू माइनस ऑफ I प्लस J इंटू दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर KZ माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो देखो फील्ड में आपके पास I प्लस J है डायरेक्शन, यहाँ पे I माइनस J, आप इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सो वी विल गेट 2K कैप। अगर आप यहाँ पे E क्रॉस B की डायरेक्शन अगर देखेंगे ना, इसकी डायरेक्शन अगर आप देखना चाहें तो वो हमें मिलेगा 2K कैप, मतलब K कैप। दैट मीन्स जो ये E क्रॉस B है ये हमारा जो C है उसके पैरेलल आ रहा है, सो ओवरऑल ये इक्वेशन जो है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और यही हमारा आंसर होगा। बाकी कोई भी इक्वेशन में आप अगर E क्रॉस B करेंगे तो वो C के पैरेलल नहीं आएगा। सो यहाँ पे उन्होंने हमें एक शीट दे दिया, रेक्टेंगुलर शीट दिया है, इसकी ये साइड लेंथ उन्होंने 80 सेंटीमीटर बोला है, ये साइड लेंथ 60 सेंटीमीटर, और 2 पॉइंट उन्होंने दे दिए, सेंटर को उन्होंने बोला है O और ये जो कॉर्नर वाला ये पॉइंट है इसको बोला है O डैश। और उन्होंने हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया O डैश और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट O से पास करने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है ये रेशियो उन्होंने पूछा है। अच्छा यहाँ पे है ना, देखो हमें रेशियो पूछा गया है तो एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं, हमें रेशियो से काम हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज ये वाला जो लेंथ है आप ये बोल दो L1 है और ये जो लेंथ है ये आपका कितना है L2 है। सो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो इसका मास कितना है m, सो आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट लिखना चाहो तो हम इस O के अबाउट इस एक्सिस को लिखने के लिए एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये कंसीडर करेंगे। इसके अबाउट L1 स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट L2 स्क्वायर बाई 12, और ये हमें मिलेगा L1 स्क्वायर अपॉन 12 प्लस L2 स्क्वायर बाई 12। इन दोनों का जो सम होगा एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो हमें इस एक्सिस के अबाउट दे देगा। सो ये हमारा IO हो गया। सिमिलरली अगर मैं I अबाउट O डैश लिखना चाहूँ तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ परपेंडिकुलर, तो मैंने एक एक्सिस ये चूज किया और एक एक्सिस ये वाला चूज किया। इस एक्सिस के अबाउट आपका L1 स्क्वायर बाई 3, इस एक्सिस के अबाउट L1 स्क्वायर बाई 3 प्लस L2 स्क्वायर बाई 3। अब ओवरऑल अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ ना IO डैश अपॉन IO, सो दिस अपॉन दिस,
सो यहाँ पे आप है ना, जैसे अगर दिस अपॉन दिस कर रहे तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, देखो m इंटू L1 स्क्वायर प्लस m इंटू L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई m इंटू L1 स्क्वायर प्लस m इंटू L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर आप वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहो सो विल हैव 1/3 अपॉन 1/12 और यहाँ से जो आपको आंसर आपका मिलेगा दैट विल बी 4। अगर वो आपसे IO डैश अपॉन IO पूछ रहे हैं तो हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये आपका जेई मेन का जो 4 सितंबर का इवनिंग का शिफ्ट का जो पेपर था उसके वीडियो सोल्यूशन का वीडियो है और इसमें जो क्वेश्चंस है वो स्टूडेंट्स की मेमोरी पे बेस्ड है, तो क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। ओरिजिनल जो पेपर फाइनली रिलीज होगा और अभी जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे जिनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं थोड़ा बहुत चेंजेस उनमें आ सकता है, बट अभी तक हमारे पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनके हम सॉल्यूशन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें 2 डिस्क दिए है और एक डिस्क का जो रेडियस उन्होंने बोला है आपको, फर्स्ट वाली जो डिस्क है उसका रेडियस उन्होंने r बोला हुआ है और जो सेकंड वाली डिस्क है उसका रेडियस उन्होंने, जैसे मान लो आपके पास अगर डिस्क है एक का रेडियस r है और एक और डिस्क उन्होंने कंसिडर किया और उन्होंने आपको ये भी बोला कि दोनों डिस्क की जो थिकनेस है वो भी सेम है। सपोज तो मैं इनको कुछ थिकनेस दे रहा हूँ तो इसकी थिकनेस अगर मैंने बोला t है तो ये वाली जो डिस्क है इसकी भी जो थिकनेस है वो t ही है, बट इसकी जो रेडियस है वो उन्होंने आपको दिया हुआ है अल्फा टाइम्स ऑफ r। अब इन दोनों की सेंटर से पास होने वाले जो एक्सिस है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बोल रहा हूँ I1 और I2 और क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये I1 और I2 का रेशियो दिया हुआ है, हमें ये गिवन है, गिवन इज I1 अपॉन I2 इज 1/16। ये चीज उन्होंने हमें दे दिया। तो सबसे पहले हम इनके मासेस बोल रहे हैं, मैं बोला इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और सपोज जो डेंसिटी है, अच्छा यहाँ पे डिस्क की उन्होंने हमें थिकनेस दिया तो हमें डिस्क का वॉल्यूम कंसिडर करना होगा। सो हम ये बोल रहे हैं कि जो डेंसिटी है सपोज मास डेंसिटी वो रो है। सो अगर आप m1 की वैल्यू लिखें सो m1 विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एरिया तो हो गया पाई r स्क्वायर और थिकनेस है t। सिमिलरली m2 अगर आप लिखना चाहें सो दिस विल बी रो इनटू पाई, रेडियस इसकी अल्फा इनटू r है सो अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर इनटू थिकनेस t। यहाँ से आप m1 m2 में रिलेशन बता सकते हो कि m1 अपॉन m2 अगर सपोज हम कैलकुलेट करें सो ओवरऑल अल्फा पाई r स्क्वायर सारे फैक्टर t कैंसिल होंगे और ये वैल्यू हमें मिलेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। अब हमें ये जो गिवन रेशियो है इसका हम यूज कर रहे हैं। सो I1 है I1 अपॉन I2, मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो I1 जो होगा डिस्क का सेंटर से एक्सिस पास करता है तो वो होता है mr स्क्वायर अपॉन 2। सो आई राइट m1 इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन m2 इंटू इसका जो रेडियस है अल्फा इंटू r है सो अल्फा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। ओवरऑल आपका 2 से 2 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, हमें ये मिलेगा m1 अपॉन m2 इंटू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और m1 अपॉन m2 है वो भी आपका 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है। सो ओवरऑल ये वैल्यू लिखा 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 और ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 1 अपॉन 16। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 2 और यही आपका फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बस मासेस का रेशियो भी हमें देखना था। मासेस सेम नहीं है, दोनों के मासेस में चेंजेस आएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोला 4 है और ये तब है जब जो टेम्परेचर है आपका वो 6 केल्विन है और जो फील्ड है उसकी वैल्यू 0.4 यूनिट्स है, जो भी इसका स्टैंडर्ड यूनिट है 0.4 टेस्ला ही होगा मोस्टली। और फिर वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताओ जब हमने टेम्परेचर जो है वो 24 केल्विन कर दिया और जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 0.4 से आपने कर दिया 0.3। तो अब हमें क्यूरियस लॉ से एक रिलेशन हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप लिख सकते हो C इंटू बी होल डिवाइडेड बाई टी, टेम्परेचर के साथ डिक्रीमेंट आता है। इस रिलेशन का मैं यूज कर रहा। सो आई राइट m1 इक्वल्स टू C से C, देखो मैं रेशियो लूंगा। सो आई राइट दिस m इक्वल्स टू C इंटू 6। ओवरऑल इस रिलेशन से आप बस ये चीज रख लो कि m इज प्रोपोर्शनल टू b अपॉन t, इसी का मैं यूज कर रहा हूँ। So m is your b is 6, b is 0.4 basically,
and your T is 6 divided by the सेकेंड टाइम पे हमारा सपोज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फील्ड इज 0.3, दिस इज 24, सो दिस विल बी 4 पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ से रिमूव करें, सो वी विल हैव 4 अपॉन m इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से m है वो आपको मिलेगा 3/4, दैट मीन्स 0.75। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, डायरेक्टली इसी रिलेशन पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक इंडक्टर दिया हुआ है और वो एक रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और हमारे पास एक बैटरी है, ईएमएफ इसका ई है, और ये हमारा स्विच था। स्विच स्टार्टिंग में ओपन था और t इक्वल्स टू 0 पे हमने ओवरऑल स्विच को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा एक आरएल सर्किट है। इसमें मैं बोल रहा कि किसी भी टाइम अगर करंट आपको लिखना हो तो उसका एक्सप्रेशन हमें पता है, I इज I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहाँ पे आपका जो टाउ होता है इसका वैल्यू होता है L अपॉन R। यहाँ पे I नॉट होता है वो आपका पीक वैल्यू होता है, I नॉट आपका मैक्स वैल्यू ऑफ करंट है, और यहाँ पे वो हमें स्टडी स्टेट में मिलेगा, इन्फिनिटी पे हमें हमारा करंट मैक्सिमम मिलेगा। अब उन्होंने हमें ये बोला कि हमें वो टाइम बताना है जब इंडक्टर में जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है ना, उस स्टोर्ड एनर्जी का आपको 1/n टाइम्स ऑफ एनर्जी किस टाइम में स्टोर होगा। तो देखो हमें पता है कि एनर्जी स्टोर आप क्या लिखते हो, हाफ एल आई स्क्वायर, दैट मीन्स अगर मेरे को यू मैक्स लिखना होगा तो मैं लिखूंगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और मैंने बोला कि हमें किसी भी टाइम टी पे एट टाइम टी हमें वो टाइम ही फाइंड करना है, हमारी जो एनर्जी है ना, इसको मैं यू नॉट से डिनोट कर रहा, यू मैक्स बेसिकली, तो हमारी जो है उसका 1/n टाइम्स ऑफ यू मैक्स है। तो मैं अगर इस टाइम पे बोला कि सपोज करंट सर्किट में I है, तो आप एनर्जी लिखेंगे हाफ एल इंटू आई स्क्वायर, और अब मैं इस रिलेशन का अगर यूज करूं कि हमारी एनर्जी जो है मैक्स का 1/n है, दैट मीन्स आपका ये जो हाफ एल आई स्क्वायर है, ये दिस इज 1/n टाइम्स ऑफ हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो हमें पहले करंट में देखो यहाँ से रिलेशन मिलेगा कि जो I है इज 1/√n टाइम्स ऑफ I नॉट। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। सो अब मेरे को अगर यहाँ से I की वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ, I नॉट अपॉन √n इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस, मैं टाउ की वैल्यू L अपॉन R यहाँ पे रख रहा हूँ, सो विल हैव R इंटू टी डिवाइडेड बाई L। I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 अपॉन √n इज 1 माइनस ई की पावर माइनस R इंटू टी अपॉन L। यहाँ से अगर आप टाइम को कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी L अपॉन R ln ऑफ √n अपॉन √n माइनस 1, और ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन था। सो जो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें एक सर्किट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं सर्किट एक बार यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। उन्होंने सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू हमें दे दिया, और इस पूरे सर्किट को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 8 वोल्ट्स, और हमसे इस 4 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पूछ रहे हैं। तो पहली बात देखो, ये सर्किट देखने में काफी बड़ा लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, बट किसी भी चीज को करने की कुछ जरूरत नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे बोला 0 वोल्ट है, यहाँ पे कितना आएगा 8 वोल्ट्स, यहाँ पे आपका 0 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका इस जंक्शन पे आ गया 8 वोल्ट्स। अब ये जो ब्रांच है ना 4 ओम वाली, इस ब्रांच को अगर आप देखो तो इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाला ब्रांच इसके ऊपर से आ रहा है, मतलब इस टोटल ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखो अल्टीमेटली इस 4 ओम से अगर करंट आई जाएगा तो वो पूरा आईसी के क्रॉस करेगा। अगर यहाँ पे ज्वाइन होते तो शायद हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता, बट यहाँ पे तो सेम करंट फ्लो करेगा। ये दोनों 4 ओम और 4 ओम क्या हो गए सीरीज में। अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन है कुछ ऐसा है, 4 ओम ये है आपका 4 ओम, ये है 4 ओम, यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे आपका 8 वोल्ट है, और हमसे इसमें करंट पूछा। दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ गया 8, और अगर करंट मेरे को पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो 8, सो 8/8, और ओवरऑल हमें यहाँ से जो करंट है उसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 एम्पियर, और यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास एक कॉइल है, इसका उन्होंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया 0.8, और इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और जो फील्ड है
उसकी वैल्यू उन्होंने आपको दे दिया 4 टेस्ला, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका और फील्ड है, इनके बीच का जो एंगल है ना थीटा, वो उन्होंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया 60, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी उन्होंने आपको दे दिया, दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब ये कॉइल, जैसे आपने कॉइल को अगर इस पोजीशन में रखा तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा डेफिनेटली, और कॉइल रोटेट होगा, और वो बोल रहे हैं कि जब ये कॉइल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचा, अच्छा फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो कॉइल है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो फील्ड है, इनके बीच का एंगल 0 होना चाहिए, ये हमें पता है। तो फिर इस पोजीशन में जब ये जाएगा फाइनली, तो फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो दैट विल बी माइनस ऑफ एम बी इनटू कॉस थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60। यहाँ से आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। माइनस ऑफ एम इज 20 इनटू फील्ड इज 4 इनटू कॉस 60 इज हाफ ओनली, सो दिस इज माइनस 40। सिमिलरली अब मैंने मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट किया, सो दैट विल बी माइनस ऑफ एम बी इनटू कॉस 0, so this will be minus of m into b, और m है आपका 20, b है 40, so this will be minus of 80। अब मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर रहा हूँ कि जो वर्क डन है इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो 0 ही थी। वर्क डन को आप लिख सकते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लिख रहा हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो इनिशियल इज माइनस 40, इसमें से आप माइनस 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस 40 minus of minus 80 is half, and the value of I, moment of inertia, उन्होंने कितना दिया हुआ 0.8 into omega square. So this value will be 40, this is 0.4, so यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर है उसका वैल्यू मिलेगा 100, और जो ओमेगा है ओवरऑल इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 रेडियंस पर सेकेंड, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने हमें एक पैरामीटर दिया x, और उसको उन्होंने बोला कि दिस इज इक्वल टू आई एफ p स्क्वायर अपॉन वर्क डन इनटू l की पावर 4। यहाँ पे i आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, f आपका फोर्स है, v आपकी वेलोसिटी है, w आपका वर्क डन है, और l आपका लेंथ है। सो हमें इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ x। सो सभी वेरिएबल्स के डायमेंशंस पुट करते हुए चलते हैं। i आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सो विल हैव m1 l की पावर 2, फोर्स इज m1 l1 t minus 2, and your velocity is L1 T1 t की power minus 1, and we have a square of it, so L2 t minus 2, this whole thing upon work done is M1 L2 t minus 2 and L की power 4। अब यहाँ से हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, so what we will get from here is M1 you will have L की power 2 to 4 5, and that's 6, and we will have t की power minus 2. This dimension is similar to dimension of energy density, energy per unit volume. So divide energy by volume, L cube, you will get this dimension. So this is dimension of energy density, and this is our answer. Okay, so यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि आपके पास एक पार्टिकल है, उसका मास m है, आपने इसको v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, और जब ये ऊपर जाता है ना, तो इस पे एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, इसके अलावा जो रेजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस या फिर और सारे फैक्टर्स की वजह से इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स और लग रहा है, और उसकी वैल्यू उन्होंने बोला है एम के इंटू वी स्क्वायर। ऑब्वियसली वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में मान लो इसकी वेलोसिटी वी है, तो आपका जो रेजिस्टिव फोर्स है ना वो इस वी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एम यहाँ पे मास है और के आपका कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, और फिर वो फाइनली हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। दैट मींस हमें फाइनल स्पीड 0 करनी है, और ये मैक्सिमम हाइट हमें ग्राउंड से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स आ गया है, तो हमें डेफिनेटली इंटीग्रेशन ही करना है। अच्छा, पहले तो दोनों फोर्सेस की वजह से इस बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg प्लस एम के वी स्क्वायर इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिल गया, g प्लस के इंटू वी स्क्वायर। अब मैं इसको लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन को
माइनस ऑफ v dv अपॉन ds। माइनस साइन इसलिए बिकॉज इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो दैट विल बी g प्लस k इंटू वी स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा v इंटू डी अपॉन g प्लस k इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ds। इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पहले जीरो था, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी v नॉट थी और हमारा फाइनली h मैक्स डिस्प्लेसमेंट है और हमारी फाइनल स्पीड कितनी होगी, 0। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आप ये जो g प्लस के वी स्क्वायर है इसको एक वेरिएबल बोल सकते हो t, तो ये ऊपर का v इंटू डी वी आपका dt में कन्वर्ट होकर 1/t, तो ln log में जाएगा। ओवरऑल आप लिमिट्स पुट करके फाइनल आंसर यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको जो मैक्सिमम हाइट मिलेगा दैट विल बी 1/2k ln ऑफ g प्लस के वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय g, और यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मैक्सिमम हाइट रीच बाय दिस पार्टिकल। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि एक मैन है, वो एक बॉक्स है आपके पास, उसको अल्टीमेटली पुश कर रहा है और स्टार्टिंग में उसने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। सपोज दिस वाज x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 15 तक जब ये बॉक्स पहुंचा तब तक वो कांस्टेंट 200 न्यूटन का उस पर फोर्स लगा रहा था। एंड देन दे आर सेइंग दैट ही गॉट टायर्ड, और उसके बाद में यहाँ से ये फाइनली जब 30 मीटर तक पहुंचा तो उस टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रहा था वो 100 था और यहाँ पे 200 था। मतलब यहाँ पे अब वो धीरे धीरे उसका फोर्स कम हो रहा है और ओवरऑल जब वो x इक्वल्स टू 30 पे पहुंचा तो वहां पे उस पे जो फोर्स लग रहा था वो 100 न्यूटन का था और हमसे टोटल वर्क डन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से 0 से लेके 15 तक वर्क डन बहुत ईजी है बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है, फिर आपका फोर्स वेरिएबल है। सो व्हाट विल डू इज विल मेक अ ग्राफ बिटवीन फोर्स वर्सेस पोजीशन, और हमें पता है कि फोर्स वर्सेस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसका एरिया इज आवर वर्क डन। सो स्टार्टिंग में हमारा फोर्स कितना था, 200 न्यूटन, और एक कांस्टेंट रहा till x equals to 15, and then till x equals to 30. Finally, when x is 30, the value of force is 100, और यहाँ से यहाँ ग्राफ लीनियरली डिक्रीज हुआ है। तो हमारा वेरिएशन कुछ ऐसा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, इट्स अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर टिल हियर। अब हमें सिर्फ इस ग्राफ के नीचे का एरिया ये टोटल फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल। सो बहुत इजी रहेगा, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, सो विल कैलकुलेट दिस एरिया। सो दिस इज 200 and that's 15, 200 into 15. Then for this triangle and this rectangle we'll have 100 into 15 plus half into base into height is 100. ओवरऑल यहाँ से वर्क डन आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट 5250 जूल्स, और यही हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने आपको क्या बोला कि आपके पास एक वॉल है और एक कार है जो कि आपकी वॉल की तरफ मूव कर रहा है सपोज किसी स्पीड v से, और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में बोल रहा है f0, और क्वेश्चन में उसकी जो वैल्यू उन्होंने दिया है वो दिया हुआ है 420 हर्ट्ज। फिर यहाँ से वेव जो है वो सबसे पहले इस वॉल से रिफ्लेक्ट हुआ और फिर वापस जब इसके पास गया तो फिर इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया ना, उसको मैं f बोल रहा हूँ, वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 490 हर्ट्ज। तो फिर उन्होंने हमसे इस कार का स्पीड पूछा है। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले हम कार को ऑब्जर्वर मानेंगे, वॉल को रिसीवर मान के, जो सोर्स है बेसिकली, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाला केस। फिर हम वॉल को सोर्स मानेंगे, इसको ऑब्जर्वर मानेंगे, और इस बार सोर्स स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है वो वॉल की तरफ मूव कर रहा है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। इससे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है उसका एक्सप्रेशन हमें मिलता है c प्लस वी अपॉन c माइनस वी इंटू f0। ये जो c प्लस वी है आपका, ये तो आपका सोर्स मूवर है, c माइनस वी है तो ऑब्जर्वर जब पास में है, तो वो वाले केसेस हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हुआ दैट इज 490, जो हमें स्पीड ऑफ साउंड दिया वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ 330 प्लस वी डिवाइडेड बाय 330 माइनस वी इनटू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी था दैट इज 420। अब इस इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल आपका स्पीड v है, इस v को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25.4 मीटर्स पर सेकंड के अराउंड आता है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 91 किलोमीटर्स पर आवर भी लिख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर होगा 91 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है और बहुत सारा डेटा उन्होंने दे दिया। सो
अगर हम प्रोटॉन्स बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपके पास 50 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास 70 है। बाइंडिंग एनर्जी में कैलकुलेट कर रहा सबसे पहले, सो 50 into mass of proton, that is 1.00783 plus 70 into mass of neutron is 1.00867 minus mass of 10, that is 119.902199 यहाँ, और ये हमें मिलेगा हमारा mu में इंटू हम 931 कर देते हैं, तो इससे हमें हमारा फाइनल आंसर मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो यहाँ से अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 102056 mega electron volt, and then when we'll calculate binding energy per nucleons, that will be this total binding energy whole divided by number of nucleons, that is 120, और यहाँ से this answer will be 8.50 mega electron volt। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फाइनल आंसर इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें वेवलेंथ दिया हुआ लाइट का, दैट इज 6000 into 10⁻⁻10 मीटर्स, और स्लिट की विड्थ और उन्होंने दे दिया दैट इज 0.6 into 10⁻⁴। और अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमा हमें बताना है, आपकी जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ हमें बताना है। तो सबसे पहले तो मैं सपोज फॉर मैक्सिमा से डी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा, यहाँ से आप साइन थीटा को कितना लिख सकते हो, एन लैम्डा बाई डी, एंड वी नो इन जनरल साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो यहाँ से आप n बोल सकते हैं, n इज लेस देन और इक्वल टू d अपॉन लैम्डा, अगर वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें। सो n should be less than or equal to d is 0.6 into 10⁻⁻⁴ whole divided by 6000 into 10⁻⁻10, और यहाँ से हमें मिलेगा n should be less than or equal to 100। सो अब मेरे को अगर कोई टोटल नंबर ऑफ मिनिमा पूछेगा ना, देखो इन्फिनिटी वाले मैं अगर काउंट नहीं कर पा रहा ओवरऑल, सो आई विल से टोटल नंबर ऑफ मिनिमा दोनों तरफ, ये 100 आई विल से n इज 99 ऑन वन साइड एंड 99 ऑन वन साइड, और टोटल नंबर ऑफ मिनिमा जो हमें मिलेगी दैट इज 198, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड पे क्वेश्चन है, और उन्होंने हमें यहाँ पे कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है स्क्रीन में उसके बीच में, और लेंस की दो पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे, वो उन्होंने 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट मेथड वी नो कि जो फोकल लेंथ है उसका एक्सप्रेशन होता है d² माइनस d² अपॉन 4d, सो वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज 100² माइनस 40² होल डिवाइडेड बाय 4 into 100। यहाँ से आपको जो फोकल लेंथ है वो मिलेगा 21 सेंटीमीटर, और जैसे ही आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगा उसके बाद में आप पावर को लिख सकते हो 100/21, और इस पावर को उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि दिस इज n/100, जहां पे n इंटीजर है। यहां से देखो n की अगर आप इंटीग्रल वैल्यू निकालोगे ना 100 into 100/21 और फिर उसकी इंटीग्रल वैल्यू, तो यहाँ से n जो है उसकी वैल्यू 476 आता है, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें एक सर्किट दिया है, और सर्किट में उन्होंने एक 40 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है, एक 60 ओम का रेजिस्टर है, एंड वी हैव 90 ओम एंड 110 ओम्स, और हमने एक बैटरी कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे, एंड दिस बैटरी इज 40 वोल्ट्स, एंड दिस इज बी टर्मिनल एंड दिस इज डी टर्मिनल, और वो हमसे ये बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। सो व्हाट विल डू इज विल अज्यूम दिस एज 0 वोल्ट, सपोज that's 0, so this is 40 volts, potential of this is suppose VB and potential of this is suppose VD, so I'm using junction on both these junctions, so I'll write VB minus 40 upon 40 plus VB minus 0 upon 60, that should be equals to 0। यहाँ से आपको VB है इसका वैल्यू मिलेगा 24 volts। सिमिलरली अगर आप इसके लिए जंक्शन लो यूज में लेंगे, so we'll have VD minus 40 upon 90 plus VD minus 0 upon 110 equals to 0,
और यहाँ से जो VD है इसका वैल्यू आपको मिलेगा 22 वोल्ट्स। तो जैसे ही हमें पोटेंशियल मिल गई, नाउ VB माइनस VD इफ विल डू दैट विल कम 2 वोल्ट्स, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही हमें फाइंड आउट करना था, तो आंसर आपका होगा 2 वोल्ट्स। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में वो हमें क्या बोल रहे हैं, पहले वो देखते हैं कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम, जब आप प्रेशर में डेल्टा पी का चेंज करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इज सेम एज व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर उन्होंने दे दिया आपको, और फिर उन्होंने एक रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो अपन देख रहे हैं। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू nRT। आई एम डिफरेंशिएटिंग इट, so we'll have delta P into V plus P into delta V, और nRT टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कितना हो गया 0। और यहाँ से आप रिलेशन ऐसा लिख पाओगे, डेल्टा V will be माइनस ऑफ V by P टाइम्स ऑफ डेल्टा P। आई एम कॉलिंग इट इक्वेशन 1। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमने चेंजेस लाया था। So at constant pressure, again I'm starting with PV equals to what? nRT, and now we'll differentiate it and we'll treat pressure as constant. So we'll have P into pressure the constant as it is into delta V is nR into delta T. यहाँ से आपको delta V का एक एक्सप्रेशन और मिल गया, nR upon P टाइम्स ऑफ डेल्टा T। और उन्होंने ये बोला क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो डेल्टा वी है और यहाँ पे जो डेल्टा वी है दोनों सेम है, तो हम दोनों को बस इक्वेट करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन से हमें डेल्टा पी और डेल्टा टी में एक रिलेशन मिलेगा फ्रॉम 1 and 2। इफ वी इक्वेट दीज टू, पी से पी ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल हैव इज डेल्टा टी इज माइनस ऑफ वी अपॉन एन आर टाइम्स ऑफ डेल्टा पी। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ डेल्टा टी इज V अपॉन nR टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ डेल्टा P। अगर आप कंपेयर करो क्वेश्चन में जो सबसे लास्ट में रिलेशन दिया ना, तो ऑन कंपेयरिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो C होगा, C का वैल्यू होगा V अपॉन nR, क्योंकि उन्होंने आपको रिलेशन ये दिया था डेल्टा T का मॉड इज C टाइम्स ऑफ डेल्टा P का मॉड। तो कंपेयर आप करोगे तो C इज V अपॉन nR। अच्छा, इस nR को मैं ये लिख सकता हूँ PV अपॉन T, और यहाँ से देखो आपको जो C है वो मिलेगा T अपॉन P। T is 300 and P is 2, so this is 150, और ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, V वर्सेस T ग्राफ उन्होंने हमें दिया। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया सिंपल सा, और यहाँ पे ये वैल्यू 5 सेकेंड है, और ये जो है ये आपका 8 मीटर्स पर सेकेंड उन्होंने दे दिया। अब हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल करना इज वेरी इजी। विल राइट डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये चीज हमें पता है, कभी भी आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ हो तो ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस देगा। सो इस ट्रायंगल का हमें सिंपली ये वाला एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो विल राइट हाफ इनटू बेस इज 5 इनटू हाइट इज 8 एंड दैट विल गिव अस 20 मीटर्स। सो यही आपका फाइनल आंसर है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इज 20 meters.